रात के आसमान में चमकता हुआ मार्स पहली नजर में बस एक लाल बिंदु लगता है, शांत, दूर और ठंडा, जैसे उसका हमसे कोई संबंध ही ना हो। लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। आने वाले समय में यही लाल बिंदु इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद भी बन सकता है और सबसे बड़ा भ्रम भी, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, वह हमारी आने वाली कहानी का अगला पड़ाव है। एक ऐसी जगह जहां शायद इंसान पहली बार अर्थ के बाहर अपना घर बनाने की कोशिश करेगा। और यह बात सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, इसकी सच्चाई उतनी ही डरावनी है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम मार्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या एक दिन हमें वहां जाना पड़ेगा। अर्थ हमारी जन्मभूमि है, यहीं हमारी सभ्यता बनी, यहीं हमने शहर बसाए, यहीं हमने विज्ञान, इतिहास, भाषा और संस्कृति को आकार दिया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अर्थ हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। एक एस्टेरॉयड, एक सुपर वोल्केनो, क्लाइमेट कोलैप्स या कोई ऐसी कॉस्मिक डिजास्टर जिसे हम रोक भी न सकें, एक ही झटके में हमारी पूरी सभ्यता को हिला सकती है। इतिहास ने हमें बार बार यही सिखाया है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा वही नहीं बचता जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि कई बार वही बचता है जो समय रहते अगला कदम उठा ले। और शायद यही वजह है कि आज एक विचार तेजी से मजबूत हो रहा है। अगर इंसानियत को बहुत लंबे समय तक बचना है, अगर हमें अपनी कहानी यहीं खत्म नहीं होने देनी, तो एक दिन हमें अर्थ से बाहर भी बसना होगा। और जब भी यह सवाल उठता है कि पहला कदम कहाँ रखा जाए, तो बार बार एक ही नाम सामने आता है, मार्स। लेकिन यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दूर से देखने पर मार्स उम्मीद लगता है, लेकिन पास जाकर वही जगह मौत जैसा सन्नाटा बन जाती है। वहां सांस लेने लायक हवा नहीं है, ठंड इतनी ज्यादा है कि खुला शरीर कुछ ही समय में जवाब दे दे। ऊपर से रेडिएशन लगातार सतह पर गिरती रहती है। वहां कदम रखना किसी नई दुनिया में पहुंचना नहीं, बल्कि ऐसे माहौल में उतरना है जो हर पल आपको खत्म करने के लिए तैयार है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मार्स इतना निर्दयी है, तो हम उसी को अपना अगला घर क्यों बनाना चाहते हैं। क्या सच में एक दिन इंसान वहां शहर बसाएगा, खेती करेगा और नई जिंदगी शुरू करेगा, या फिर मार्स कॉलोनाइजेशन हमारी स्पीशीज का सबसे महान कदम नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक सपना साबित होगा। जब हम कहते हैं कि इंसान को एक दिन अर्थ के बाहर भी बसना पड़ सकता है, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है, अगर हमें दूसरा घर ढूंढना ही है, तो आखिर मार्स ही क्यों। हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं, वीनस है, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, उनके मून्स हैं। फिर सारी चर्चा बार बार मार्स पर ही क्यों रुकती है। क्या सिर्फ इसलिए कि मार्स हमें रात के आसमान में दिख जाता है, या फिर इसके पीछे सच में कोई ठोस वजह है। क्योंकि अगर मार्स वास्तव में ह्यूमैनिटी का अगला कदम है, तो पहले यह समझना जरूरी है कि बाकी दुनिया क्यों नहीं और मार्स क्यों। सबसे पहले मर्क्यूरी को देखिए, सन के सबसे पास। पहली नजर में वह भी एक रॉकी वर्ल्ड लगता है, सरफेस है, उतर सकते हैं, लेकिन वहां दिन और रात के बीच टेम्परेचर का फर्क इतना ज्यादा है कि सर्वाइवल की बेसिक संभावना ही लगभग खत्म हो जाती है। ऊपर से एटमॉस्फेयर लगभग नहीं है, मतलब ना प्रेशर, ना प्रोटेक्शन, ना स्टेबिलिटी। अब वीनस को देखिए, साइज में अर्थ के सबसे करीब, लेकिन रियलिटी में एक जलती हुई दुनिया। वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि लीड तक मेल्ट हो सकती है। एटमॉस्फेयर इतना डेंस और टॉक्सिक है कि वहां सर्वाइव करना तो दूर, सामान्य मिशन चलाना भी नाइटमेयर है। उसके क्लाउड्स तक एसिड से भरे हैं, यानी जो प्लैनेट दूर से अर्थ जैसा लगता है, वही असल में अर्थ से सबसे ज्यादा अलग निकलता है। अब आउटर प्लैनेट्स की तरफ आइए। जुपिटर और सैटर्न बहुत बड़े हैं, लेकिन वे सॉलिड दुनिया नहीं हैं जहां आप उतरकर कॉलोनी बनाना शुरू कर दो। वे गैस जाइंट्स हैं। यूरेनस और नेपट्यून और भी दूर और भी मुश्किल हैं। हाँ, उनके कुछ मून्स फ्यूचर साइंस के लिए दिलचस्प हैं। यूरोपा, टाइटन, एनसेलेडस, इनमें पोटेंशियल है। लेकिन अगर सवाल यह है कि आने वाले डेकेड्स में ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे प्रैक्टिकल अगला कदम कौन सा हो सकता है, तो जवाब फिर मार्स पर आकर रुकता है। क्योंकि मार्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस की तुलना में लीस्ट इम्पॉसिबल है। अब सोचिए, किसी दूसरे वर्ल्ड पर बसने के लिए हमें चाहिए क्या? सॉलिड सरफेस, लोकल रिसोर्सेज, ऐसा डे नाइट साइकिल जो पूरी तरह एलियन ना हो, और ऐसी दूरी जो पहुंच से बाहर ना हो। मार्स इन सभी शर्तों को पूरी तरह पूरा नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा करीब जरूर पहुंचता है। मार्स पर एक दिन लगभग 24 घंटे 37 मिनट का होता है। वहां सीजन्स भी आते हैं, क्योंकि मार्स भी अर्थ की तरह टिल्टेड है। उसकी सरफेस सॉलिड है। वहां उतरना, बेस बनाना और जमीन खोदना पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, वहां वाटर पूरी तरह एब्सेंट नहीं है। पोल्स पर आइस है, और जमीन के नीचे भी आइस के एविडेंस मिल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वहां ऑक्सीजन, फ्यूल, फार्मिंग और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की संभावना उठती है।
क्योंकि जहां वाटर है वहां पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही लोग सुनते हैं कि मार्स पर अर्थ जैसा दिन है, सीजन्स हैं, सरफेस है और आइस भी है, दिमाग तुरंत एक गलत तस्वीर बना लेता है, जैसे मार्स कोई ठंडी डेजर्ट अर्थ हो। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कठोर है। मार्स फ्रेंडली नहीं है। अगर तुम्हारे पास बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहद सटीक प्लानिंग और लगभग जीरो फेलियर मार्जिन नहीं है तो वहां कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। दूर से मार्स उम्मीद लगता है, लेकिन पास जाकर वही उम्मीद सर्वाइवल टेस्ट बन जाती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर मार्स ही हमारा सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन है तो वहां उतरते ही इंसान का सामना सबसे पहले किस चीज से होगा? आखिर वह दुनिया दिखती कैसी है और सच में कितनी खतरनाक है? और यहीं से मार्स की कहानी सच में खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दूर से कोई भी प्लैनेट अच्छा लग सकता है। तस्वीरों में लाल रेगिस्तान सिनेमैटिक लगता है, होराइजन अलग दिखता है, आकाश रहस्यमय लगता है और दिमाग इमेजिन करने लगता है कि इंसान वहां खड़ा है, पीछे बेस है और सामने फ्यूचर खुला पड़ा है। लेकिन फैंटेसी से बाहर निकलते ही पूरा एहसास बदल जाता है, क्योंकि मार्स पर पहुंचना सबसे बड़ी जीत नहीं होगी। असली चैलेंज उस पल से शुरू होगा जब कोई इंसान वहां अपना पहला कदम रखेगा और उसी मोमेंट उसे समझ आएगा कि वह किसी नई दुनिया में नहीं बल्कि ऐसी जगह पर आया है जो हर सेकंड उसे मारने की क्षमता रखती है। जरा इमेजिन कीजिए, महीनों की यात्रा के बाद आपका स्पेसक्राफ्ट मार्स की सरफेस पर उतरता है। खिड़की के बाहर लाल धूल फैली हुई है, चारों तरफ एक सूनी, ठंडी और बेजान दुनिया। ना हवा की आवाज, ना पानी की, ना किसी जीव का निशान, सिर्फ सन्नाटा। आप दरवाजे तक जाते हैं, सूट चेक होता है, ऑक्सीजन चेक होती है, प्रेशर चेक होता है और फिर हैच खुलती है। सामने जो दुनिया खड़ी है वह सुंदर कम और अजनबी ज्यादा लगती है। मार्स का स्काई अर्थ जैसा डीप ब्लू नहीं होता। वहां आसमान हल्का पीला, गुलाबी या भूरा सा दिखता है, यानी पहली ही नजर में दिमाग समझ जाता है यह घर नहीं है। लेकिन मार्स की असली क्रूरता उसके लुक में नहीं, उसके एनवायरनमेंट में है। सबसे पहली प्रॉब्लम है उसका एटमॉस्फेयर। अर्थ पर हम इतने सामान्य तरीके से सांस लेते हैं कि ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर की कीमत महसूस ही नहीं होती। मार्स पर यह नेमत नहीं है। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और जो थोड़ा बहुत है भी उसका ज्यादातर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के वहां खड़ा हो जाए तो कुछ ही सेकंड्स में बॉडी ऑक्सीजन की कमी महसूस करने लगेगी, प्रेशर की कमी असर डालेगी और बहुत जल्दी अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। यानी मार्स पर बिना सूट के सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अब ठंड की बात कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्स बस एक ड्राई डेजर्ट है, लेकिन वह अर्थ के किसी भी डेजर्ट जैसा नहीं है। वहां एवरेज टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और कई जगह यह इससे भी बहुत नीचे गिर सकता है। इसका मतलब सिर्फ ठंड नहीं है, सिस्टम्स फ्रीज होंगे, मशीन्स पर स्ट्रेस बढ़ेगा और ह्यूमन सर्वाइवल पूरी तरह आर्टिफिशियल सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। मार्स पर नेचर आपको कंफर्ट नहीं देती, वहां नेचर सीधे हॉस्टाइल है। फिर आता है रेडिएशन। अर्थ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से काफी हद तक बचाते हैं। मार्स के पास यह प्रोटेक्शन नहीं है। वहां ग्लोबल मैग्नेटिक शील्ड नहीं है और एटमॉस्फेयर भी बहुत थिन है। मतलब सरफेस पर आने वाली रेडिएशन को रोकने वाला बचाव लगभग नहीं के बराबर है। लंबे समय तक वहां रहना बॉडी के लिए बड़ा मेडिकल रिस्क बन सकता है। और फिर मार्स की डस्ट भी है, बहुत बारीक, सूखी और प्रॉब्लम पैदा करने वाली। यह मशीन्स में घुस सकती है, सील्स खराब कर सकती है, सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम कर सकती है और हैबिटेट के अंदर पहुंच जाए तो इंसानों के लिए भी मुसीबत बन सकती है। अब पिक्चर साफ है। मार्स पर हवा नहीं, ब्रीदेबल प्रेशर नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड है, डेंजरस रेडिएशन है और ऐसी डस्ट है जो टेक्नोलॉजी को भी परेशान कर सकती है। यानी मार्स पर जाना किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना नहीं है। यह ऐसी दुनिया में सर्वाइव करने की कोशिश है जहां छोटी सी गलती भी आखिरी गलती बन सकती है। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर प्लैनेट खुद इतना खतरनाक है तो इंसान वहां सालों तक कैसे रहेगा? शेल्टर कहां होगा? पानी कहां से आएगा? ऑक्सीजन कैसे बनेगी? खाना कैसे उगेगा? और मार्स पर सिविलाइजेशन की शुरुआत आखिर होगी कैसे? यही वह मोड़ है जहां मार्स की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती बल्कि फैसिनेटिंग भी हो जाती है। क्योंकि जब किसी प्लैनेट की लगभग हर चीज आपके खिलाफ हो तब असली सवाल प्रॉब्लम का नहीं, सोल्यूशन का होता है। और मार्स को लेकर सबसे एक्साइटिंग बात भी यही है। शुरुआत में इंसान मार्स को अर्थ जैसा नहीं बनाएगा। शुरुआत में इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जो उसे मार्स की कंडीशंस के बीच जिंदा रख सके। और यहीं से कॉलोनी की असली ब्लूप्रिंट शुरू होती है। सबसे पहले बात शेल्टर की, क्योंकि मार्स पर सर्वाइव करने का पहला नियम है बाहर मत रहो। अर्थ पर घर कंफर्ट के लिए बनता है,
मार्स पर हैबिटेट लाइफ सपोर्ट के लिए बनेगा। वहां घर का मतलब होगा प्रेशर, ऑक्सीजन, स्टेबल टेम्परेचर और रेडिएशन से प्रोटेक्शन। यानी मार्स पर घर चार दीवारें नहीं होगा, वह एक ऐसी मशीन होगी जो हर पल आपकी लाइफ बचा रही होगी। शुरुआत में जो फर्स्ट ह्यूमंस वहां पहुंचेंगे वे स्पेशली डिजाइंड प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स में रहेंगे। बाहर चाहे जानलेवा ठंड हो, अंदर टेम्परेचर स्टेबल रखना होगा। बाहर सांस लेने लायक हवा ना हो, अंदर ऑक्सीजन बनानी होगी। बाहर रेडिएशन गिर रही हो, अंदर शील्डिंग होनी चाहिए। मतलब मार्स पर रहना नेचर के साथ नहीं, टेक्नोलॉजी के अंदर रहना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े सिस्टम्स अर्थ से भेजना बहुत महंगा है। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान सीधा है, जो चीज मार्स पर मिल सकती है उसे अर्थ से मत ले जाओ। यही आइडिया है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। मतलब मार्स पर जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं से सर्वाइवल सिस्टम्स बनाओ, और यही सोच कॉलोनी को पॉसिबल बना सकती है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स अंडरग्राउंड रहने की बात करते हैं, क्योंकि मार्स की सरफेस पर रेडिएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ मीटर्स नीचे जाते ही मिट्टी खुद शील्ड का काम करने लगती है। मतलब जो प्लैनेट ऊपर से हॉस्टाइल है वही नीचे जाकर प्रोटेक्शन भी दे सकता है। इसलिए फ्यूचर मार्स बेसिस शायद सरफेस पर चमकते डोम्स नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपी सेटलमेंट्स हों। अब शेल्टर के बाद सबसे क्रिटिकल चीज आती है ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन कॉलोनी का हर सपना खत्म। यहाँ गुड न्यूज यह है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, और सही सिस्टम हो तो उसी से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। नासा का मॉक्सी एक्सपेरिमेंट यह दिखा चुका है कि मार्स की हवा से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। अभी यह छोटा स्टेप है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर कॉलोनी खुद अपनी ऑक्सीजन बना सके तो अर्थ पर डिपेंडेंस कम होने लगेगी। फिर आता है पानी, और मार्स पर पानी का मतलब सिर्फ पीना नहीं है। पानी का मतलब फार्मिंग, हाइजीन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और फ्यूल तक है। हमें पता है कि मार्स के पोल्स पर आइस मौजूद है, और जमीन के नीचे भी आइस के एविडेंस हैं। यानी पानी वहां है, लेकिन लॉक्ड फॉर्म में। प्लान यह है कि रोबोट्स और ड्रिल्स की मदद से आइस निकाली जाए, उसे गर्म करके वाटर में बदला जाए, फिर यूज किया जाए। यानी मार्स पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन फ्री नहीं है। अब बात फूड की। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स पैक्ड फूड लेकर जाएंगे, लेकिन अगर कॉलोनी को सच में ग्रो करना है तो फूड लोकली प्रोड्यूस करना होगा। यही वजह है कि फोकस हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स पर है। यानी प्लांट्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाएगा। बाहर लाल, ठंडी और बेजान दुनिया, और अंदर एक सील्ड ग्रीन रूम जहां लाइफ केयरफुली उगाई जा रही हो। यही मार्स कॉलोनी की असली पहचान होगी। यहीं पर मार्स की कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तक सवाल सिर्फ सर्वाइवल का था। हैबिटेट, ऑक्सीजन, पानी, खाना, रेडिएशन। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हो कि इंसान वहां कुछ साल रह सकता है, उसी पल एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या मार्स पर सिर्फ जिंदा रहना काफी है, या वहां एक नई सोसाइटी भी बनानी होगी? क्योंकि कॉलोनी सिर्फ मशीन्स, पाइप्स और सील्ड रूम्स का नाम नहीं है। कॉलोनी का मतलब है लोग, उनके रिश्ते, उनका स्ट्रेस, उनके सपने। और यही मार्स साइंस प्रोजेक्ट से सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट बन जाता है। जरा इमेजिन कीजिए मार्स कॉलोनी में रहने वाले एक इंसान को। वह सुबह उठता है, लेकिन खिड़की खोलकर ताजी हवा नहीं ले सकता। बाहर जाना है तो सूट चाहिए। हैबिटेट में अगर छोटी सी लीक भी हो जाए तो वह लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है। अर्थ पर खुली हवा, बारिश, पेड़ और आसमान नॉर्मल लगते हैं। मार्स पर यही सब लग्जरी होंगे। वहां डेली लाइफ का मतलब होगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जीना। आर्टिफिशियल लाइट, रिसाइकल्ड एयर, मेजर्ड वाटर, प्लान्ड फूड और हर सिस्टम पर पूरी डिपेंडेंस। यानी मार्स पर सिविलाइजेशन की शुरुआत फ्रीडम से नहीं, डिसिप्लिन से होगी। और यही साइकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि इंसान सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं जीता, उसे सोशल कनेक्शन, मूवमेंट और नेचर चाहिए। मार्स कॉलोनी में आइसोलेशन बहुत बड़ी चुनौती होगी। अर्थ लाखों किलोमीटर दूर होगी, कम्युनिकेशन इंस्टेंट नहीं होगा, सिग्नल आने जाने में मिनट्स लगेंगे। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मार्स कॉलोनी को अपने फैसले खुद लेने होंगे, और यहीं से ऑटोनॉमी शुरू होगी। धीरे धीरे मार्स कॉलोनी अर्थ की ब्रांच कम और अपनी अलग दुनिया ज्यादा बनने लगेगी। अब सोचिए, अगर वहां सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं, फैमिलीज भी रहने लगें तो पिक्चर बदल जाएगी। तब कॉलोनी का मतलब सिर्फ मिशन नहीं रहेगा। तब स्कूल्स, मेडिकल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सिस्टम्स और कम्युनिटी स्पेसेस चाहिए होंगे, क्योंकि जहां परमानेंट लोग रहते हैं वहां सोसाइटी चलती है। वहां फ्रेंडशिप्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सेलिब्रेशंस होंगी, लॉसेस होंगे। मार्स पर असली टेस्ट यही होगा कि क्या हम वहां सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे या मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ भी बना पाएंगे। फिर आता है सबसे माइंड बेंडिंग सवाल, मार्स पर पैदा होने वाले बच्चे कैसे होंगे? अगर कोई बच्चा वहां जन्म लेता है तो उसके लिए होम वही लाल दुनिया होगी, वही सील्ड हैबिटेट, वही लो ग्रेविटी
वही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। और क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसलिए संभव है कि वहां पले बढ़े बच्चों की बोन्स, मसल्स और बॉडी स्ट्रक्चर अलग तरह से डेवलप हों। मतलब कुछ जनरेशंस बाद मार्स ह्यूमंस फिजिकली भी अलग दिख सकते हैं। तब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या वे सिर्फ अर्थ ह्यूमंस की कॉलोनी होंगे या ह्यूमैनिटी का नया चैप्टर? और फिर गवर्नेंस का सवाल। मार्स पर रूल किसका होगा? अर्थ की गवर्नमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज या खुद मार्स कॉलोनी के लोग? अगर कोई इंसान मार्स पर पैदा हुआ, बड़ा हुआ और उसने अर्थ को सिर्फ स्क्रीन पर देखा, तो क्या उसे अर्थ के लॉज मानने चाहिए या अपनी दुनिया के रूल्स खुद बनाने चाहिए? यही मार्स सिर्फ साइंस नहीं, पॉलिटिक्स भी बन जाता है। और शायद यही मार्स की सबसे अजीब ब्यूटी है। वह हमें मजबूर करेगा कि हम सिविलाइजेशन को फिर से शुरू से सोचें। हवा कैसे मिलेगी, पानी कैसे बंटेगा, लॉ कैसे बनेंगे, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? शायद फ्यूचर में कोई बच्चा खुद को अर्थलिंग नहीं, मार्शियन कहे। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अगर मार्स हमें बचा ले तो क्या वह हमें बदल भी देगा? और शायद यहीं आकर मार्स की पूरी कहानी एक साथ जुड़ती है। शुरुआत में वह सिर्फ आसमान में दिखने वाला एक लाल बिंदु था, फिर वह साइंस का टारगेट बना, फिर सर्वाइवल का सवाल बना, फिर फ्यूचर सिविलाइजेशन का सपना बना। लेकिन अब जब पूरी तस्वीर सामने आती है तो एक बात साफ हो जाती है, मार्स कोई आसान बैकअप वर्ल्ड नहीं है। वह कोई रेडीमेड दूसरा अर्थ नहीं है जो बस हमारा इंतजार कर रहा हो। मार्स एक ब्रूटल टेस्ट है, एक ऐसी दुनिया जो हर कदम पर पूछेगी, क्या तुम सच में इतने मैच्योर हो कि एक नया प्लैनेट बसाने की कोशिश कर सको? क्योंकि मार्स पर पहला कदम रखना और मार्स पर सिविलाइजेशन बनाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। पहला मोमेंट हिस्टोरिक होगा, कैमरास होंगे, सेलिब्रेशंस होंगी, दुनिया देखेगी। लेकिन उसके बाद जो फेज आएगा वही असली फेज होगा, स्लो, पेनफुल, एक्सपेंसिव और डेंजरस। जहां हैबिटेट की छोटी सी लीक भी इमरजेंसी होगी, जहां फूड प्रोडक्शन कंफर्ट नहीं, सर्वाइवल होगा, जहां हर बूंद पानी की कीमत होगी, जहां अर्थ से आने वाली सप्लाई लाइन लाइफ लाइन जैसी लगेगी। मतलब मार्स पर फ्यूचर सिर्फ हीरोइक नहीं होगा, वह मेंटेनेंस, रिपेयर, प्लानिंग, सैक्रिफाइस और पेशेंस का फ्यूचर होगा। और शायद यही वह चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है हार्डेस्ट पार्ट वहां पहुंचना है, लेकिन शायद हार्डेस्ट पार्ट वहां पहुंचने के बाद शुरू होगा। फिर भी इतनी हार्श रियलिटी के बाद भी मार्स इतना पावरफुल आइडिया क्यों बना रहता है? क्योंकि मार्स सिर्फ एस्केप प्लान नहीं है, वह एक मिरर भी है। जब हम मार्स को देखते हैं तो हम सिर्फ एक दूसरे प्लैनेट को नहीं देखते, हम अपनी सिविलाइजेशन की लिमिट्स को देखते हैं। हम पूछते हैं, क्या ह्यूमैनिटी सिर्फ एक वर्ल्ड तक सीमित रहने वाली स्पीशीज है, या वह इतनी दूर जा सकती है कि अपने लिए दूसरी दुनिया बना सके? और इसी सवाल में मार्स की असली ताकत छिपी है। लेकिन यहाँ ऑनेस्टी भी जरूरी है। मार्स को लेकर हाइप बहुत है, रॉकेट्स बन रहे हैं, टेस्ट्स हो रहे हैं, प्लान्स अनाउंस हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सीधा होगा। फेलियर्स होंगे, डिलेज होंगे। शायद पहली कॉलोनी हमारी कल्पना से बहुत छोटी हो, शायद डिकेड्स तक वहां सिर्फ आउटपोस्ट लेवल प्रेजेंस रहे, सिटी नहीं। और यह नॉर्मल होगा, क्योंकि हिस्ट्री में हर बड़ा लीप बाहर से सडन लगता है, लेकिन अंदर से वह काउंटलेस फेलियर्स और इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट होता है। एयरप्लेन एक दिन में नॉर्मल नहीं बना था, मून लैंडिंग भी सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं हुई थी। मार्स भी वैसा ही होगा, लंबा, कठिन, महंगा और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और शायद यही मार्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है, वह हमें फ्यूचर को लॉन्ग टर्म में सोचना सिखाता है। आज की हेडलाइंस से आगे, आज की पॉलिटिक्स से आगे, आज की जनरेशन से आगे। अगर ह्यूमैनिटी को बहुत लंबे समय तक टिकना है तो क्या उसे एक दिन मल्टी प्लैनेटरी नहीं बनना पड़ेगा? और अगर जवाब हाँ है तो किसी न किसी जनरेशन को यह जर्नी शुरू करनी ही होगी। शायद पूरी सफलता हमारी लाइफ टाइम में ना आए, लेकिन शुरुआत हमारी लाइफ टाइम में दिख सकती है। और यही बात मार्स को इमोशनली पावरफुल बनाती है, क्योंकि हम शायद उसी दौर में जी रहे हैं जहां सपना पहली बार रियलिटी को छू रहा है। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या मार्स ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है? शायद हाँ, लेकिन आसान फ्यूचर नहीं। क्या वहां सिटीज बन सकती हैं? शायद बन सकती हैं, लेकिन जल्दी नहीं, बिना कीमत के नहीं। क्या मार्स हमें बचाएगा? शायद, लेकिन उससे पहले वह हमें टेस्ट करेगा, बहुत कठोर तरीके से। क्योंकि मार्स कोई गिफ्ट नहीं है, मार्स एक चैलेंज है। और शायद वही चैलेंज तय करेगा कि हम सिर्फ अपने प्लैनेट तक सीमित स्पीशीज हैं या सच में दूसरी दुनिया तक पहुंचने वाली स्पीशीज।